24 मार्च 2015 सुबह 10:01 बार्सिलोनाइल प्रैट एयरपोर्ट। जर्मनविंग्स फ्लाइट 9525 एयरबस A320 डसेल्डॉर्फ जर्मनी के लिए टेक ऑफ करती है। 144 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ यह रूटीन फ्लाइट 2 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये फ्लाइट फ्रेंच एल्प्स के पहाड़ों में एक भयानक अंत की ओर बढ़ रही थी। ये कहानी है उस हादसे की जिसने एविएशन इंडस्ट्री को हिला दिया और 150 लोगों की जिंदगी छीन ली। सुबह 10 बजे बार्सिलोनाइल प्रात एयरपोर्ट। जर्मनविंग्स लफ्थहांसा की लो कॉस्ट कैरियर की फ्लाइट 9525 बोर्डिंग शुरू करती है। एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन नंबर DAIPX एक 24 साल पुराना एयरबस A320 है जो 1991 में लफ्थहांसा को डिलीवर हुआ और 2014 में जर्मनविंग्स की फ्लीट में शामिल हुआ। इसके जनरल इलेक्ट्रिक स्नेकमा CFM56 5A एक टर्बोफैन इंजन्स और 58,300 फ्लाइट आवर्स का रिकॉर्ड इसे रिलायबल बनाता है। कमान में हैं 34 साल के कैप्टन पैट्रिक सोंडेनहाइमर, जिनके पास 6000 फ्लाइट आवर्स का अनुभव है, जिसमें 3811 आवर्स एयरबस A320 पर हैं। उनके साथ हैं 27 साल के को-पायलट अंद्रियास ल्यूबिट्स, जिन्होंने सितंबर 2013 में जर्मनविंग्स ज्वाइन किया और 630 आवर्स का अनुभव रखते हैं, जिनमें 540 आवर्स A320 पर हैं। 4 कैबिन क्रू मेंबर्स के साथ कुल 150 लोग इस फ्लाइट में सवार हैं। 10:01 पर फ्लाइट 26 मिनट लेट टेक ऑफ करती है। शुरुआती 20 मिनट अनइवेंटफुल हैं। पायलट्स बार्सिलोना में स्टॉपओवर के बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से कैजुअली बात करते हैं। 10:27 पर फ्लाइट 38,000 फीट की क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचती है। सब कुछ नॉर्मल लगता है। सुबह के 10:30 फ्रेंच कोस्ट के पास स्टॉलन के ऊपर फ्लाइट फ्रेंच एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ रूटीन कम्युनिकेशन करती है। कैप्टन सोंडेनहाइमर मिड फ्लाइट ब्रीफिंग शुरू करते हैं, लेकिन को-पायलट ल्यूबिट्स के जवाब कर्ट और संक्षिप्त हैं। 10:31 सोंडेनहाइमर कॉकपिट से बाहर निकलते हैं, शायद वॉशरूम के लिए। इसके तुरंत बाद ल्यूबिट्स कॉकपिट डोर को लॉक कर देता है। वह ऑटो पायलट को रीप्रोग्राम करता है, एल्टीट्यूड को 38,000 फीट से 100 फीट पर सेट करता है। प्लेन रैपिड डेसेंट शुरू करता है 3400 फीट प्रति मिनट की रेट से। फ्रेंच एयर ट्रैफिक कंट्रोल बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। 10:39 प्लेन 2000 मीटर की एल्टीट्यूड पर रडार से गायब हो जाता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR के बाद के डेटा से पता चलता है कि सोंडेनहाइमर वापस लौटते हैं और डोर को खटखटाते हैं। एंड्रियास, ओपन द डोर चिल्लाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। बैकग्राउंड में पैसेंजर्स के डर भरे स्क्रीम्स सुनाई देते हैं। 10:41 प्लेन फ्रेंच आल्प्स के प्राड्स होटलियोन के पास 648 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहाड़ से टकराता है। कोई सर्वाइवर नहीं बचता। 24 मार्च 2015 दोपहर फ्रेंच आल्प्स के डिग्नेलेस्बेंस के पास इन्वेस्टिगेटर्स का पहला ग्रुप हेलीकॉप्टर से क्रैश साइट पर पहुंचता है। रैकेज के छोटे छोटे पीसेस, पर्सनल बिलोंगिंग्स और मलबा चारों तरफ बिखरा है। फ्रेंच BEA ब्यूरो डी एनक्वीट्स एट डी एनालिसिस के लीड इन्वेस्टिगेटर कैपिटन जीन ब्यूड साइट का सर्वे करते हैं। ये कोई ऑर्डिनरी एक्सीडेंट नहीं है, वह अपनी टीम से कहते हैं जब उन्हें डैमेज्ड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR मिलता है। पहला चैलेंज है ब्लैक बॉक्सेस, CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR को रिकवर करना। CVR उसी दिन मिल जाता है, लेकिन FDR अगले दिन मिलता है। ब्यूट को एक अनसेटलिंग फीलिंग होती है। नो डिस्ट्रेस कॉल, इतना सडन डेसेंट, कुछ गलत है। दिन 2 CVR का खुलासा। मार्से BEA लैबोरेटरी टेक्नीशियंस CVR को एनालाइज करना शुरू करते हैं। ऑडियो की क्वालिटी खराब है, लेकिन जो सुनाई देता है वह शॉकिंग है। शुरुआती 20 मिनट में पायलट्स और फ्लाइट अटेंडेंट के बीच नॉर्मल बातचीत है, लेकिन जैसे ही कैप्टन कॉकपिट से बाहर जाते हैं, ल्यूबिट्स की सांसें तेज हो जाती हैं। एक लाउड क्लिक की आवाज, कॉकपिट डोर लॉक होने की, और फिर खामोशी। सोंडेनहाइमर वापस लौटकर दरवाजा खटखटाते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन ल्यूबिट्स जवाब नहीं देता।
CVR के लास्ट मोमेंट्स में टेरिन टेरिन पुल अप वार्निंग की आवाज बार बार सुनाई देती है। सोंडेनहाइमर क्रोबार से डोर तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक प्लेन पहाड़ से टकरा चुका होता है। BA की टीम स्टन्ड है। यह सुइसाइड था, एक इन्वेस्टिगेटर पूछता है। डेटा एक हॉरिफाइंग ट्रूथ की ओर इशारा करता है। एंड्रियस ल्यूबिट्स ने जानबूझकर प्लेन को क्रैश किया। दिन 3, ल्यूबिट्स की जिंदगी की जांच। डसेल्डॉर्फ, जर्मनी। इन्वेस्टिगेटर्स का फोकस अब ल्यूबिट्स पर शिफ्ट होता है। जर्मन पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है। उन्हें मेडिकल रिकॉर्ड्स, टॉर्न अप डॉक्टर्स नोट्स और एविडेंस मिलती है कि ल्यूबिट्स डिप्रेशन और सुइसाइडल टेंडेंसीज से जूझ रहा था। उसने 2008 में लफ्थांसा की पायलट ट्रेनिंग के दौरान साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से ब्रेक लिया था, लेकिन 2009 में हेल्दी डिक्लेयर होने के बाद ट्रेनिंग पूरा किया। उसके इंटरनेट सर्च हिस्ट्री में कॉकपिट डोर सिक्योरिटी और सुइसाइड मेथड्स जैसे टर्म्स मिलते हैं। एक कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट बताती है, ये साइंस हैं एक डीपली डिस्टर्ब्ड माइंड के। वह सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि सबको खत्म करना चाहता था। ल्यूबिट्स ने अपनी कंडीशन को लफ्थांसा और जर्मनविंग्स से छिपाया था। एक हफ्ता बाद FDR की पुष्टि। BA हेडक्वार्टर्स। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR रिकवर होने पर CVR की कहानी कंफर्म होती है। डेटा दिखाता है कि ल्यूबिट्स ने ऑटो पायलट को 100 फीट पर सेट किया और डेसेंट के दौरान बार बार स्पीड बढ़ाई। कोई टेक्निकल फेलियर नहीं था, प्लेन परफेक्टली फंक्शनल था। यह एक डेलिब्रेट एक्ट था। अंतिम रिपोर्ट, सिस्टम की कमियां। मार्च 2016। BA अपनी फाइनल रिपोर्ट रिलीज करता है। फ्लाइट 9525 का क्रैश एंड्रियस ल्यूबिट्स के इंटेंशनल एक्शंस का नतीजा था। रिपोर्ट में कई रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, पायलट्स के लिए बेटर मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग्स, मेडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी और पब्लिक सेफ्टी का बैलेंस, और कॉकपिट में 2% रूल को मैंडेटरी करना। लफ्थांसा और जर्मनविंग्स ने ल्यूबिट्स की कंडीशन के बारे में अनजान होने का दावा किया, लेकिन विक्टिम्स के फैमिलीज ने एयरलाइन और ट्रेनिंग स्कूल्स पर नेग्लिजेंस का आरोप लगाया। एरिज़ोना में लफ्थांसा की फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल के खिलाफ लॉसूट दायर हुआ, जिसमें कहा गया कि ल्यूबिट्स की मेंटल हेल्थ हिस्ट्री को प्रॉपर्ली स्क्रीन नहीं किया गया। बाद का असर, एक बदला हुआ इंडस्ट्री। क्रैश साइट पर मेमोरियल सेरेमनी होती है, जिसमें फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश ऑफिशियल्स शामिल होते हैं। हॉल्टर्न MC के मेयर बोडो क्लिम्पल 16 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स की मौत पर कहते हैं, हमारा शहर शॉक में है। लफ्थांसा के CEO कार्स्टन स्पोर इसे 60 साल के इतिहास का सबसे डार्क डे बताते हैं। जर्मनविंग्स ने फ्लाइट नंबर 4U9525 को रिटायर कर दिया, इसे 4U9441 से रिप्लेस किया। लफ्थांसा और कई एयरलाइंस ने 2 क्रू कॉकपिट रूल अपनाया। यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ESA ने सख्त मेंटल हेल्थ गाइडलाइंस और रैंडम ड्रग टेस्ट्स की सिफारिश की।